गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सीटेट 26 जून 2011 में पूछे गए पेपर फर्स्ट के चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के 1 से 30 तक के क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में क्या होना चाहिए, हर ऑप्शन के बारे में डिटेल करेंगे। बेस्ट ऑप्शन क्या है वो करेंगे हम लोग सारे लोग मिल करके। चाइल्ड साइकोलॉजी का 26 जून 2011 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं हम लोग सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसको करने से पहले हम कुछ वर्ड आपके लेफ्ट और राइट साइड में लिख दिए हैं, इसको देख लेते हैं। जब भी सीटेट का एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, जब भी तो ध्यान में रहे कि हम लोग कुछ वर्ड का जरूर अपने ध्यान में रखेंगे, जैसे संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, मानवतावादी, संवेग, प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, वृद्धि, आदत, पिछड़ा बालक, वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, श्रमवादी, मूकवादी, समावेशी शिक्षा, समाकलन, मूल्यांकन, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में एक्ट बना और 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ। इधर जीन पियाजे ने जो अवस्था को 4 अवस्था में बांटा था, शैशवावस्था 0 से 2, पूर्व संस्क्रियावस्था 2 से 6, मूर्त, कुछ लोग 2 से 7 भी करते हैं, मूर्त अवस्था 7 से 12, अमूर्त अवस्था 12 से ऊपर। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे कुछ बेसिक का ध्यान है। जीन पियाजे से संबंधित अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है इसमें, तो 2011 का देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो हम लोग करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली। पाठचर्या शब्दावली। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डॉट खाली जगह की ओर संकेत करती, मतलब क्या बताता है ये ऑप्शन में, यही होगा। देखते हैं ऑप्शन बारी बारी से। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। देखिए, पाठचर्या शब्द, पाठचर्या का मतलब होता है विद्यालय में यूज होने वाला इंटायर वर्क है। जितना भी काम हम लोग बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए क्लास के अंदर में किया जाता है, बच्चों के सीखने के लिए सारा का सारा पाठचर्या के अंदर में आता है। पूर्ण काम विद्यालय खोलने से लेकर बंद तक के बीच का जितना भी है, जैसे केवल ऐसा नहीं कि पाठचर्या के अंदर में केवल इतना है a+b का होल स्क्वायर हम लोग बच्चों को बता दें कि a² + b² + 2ab होता है। नहीं, यह एक पार्ट है। इसका ढेर सारा कार्य होता है। बच्चों के अनुभव को बढ़ाने के लिए, उनको सीखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन था शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। पाठचर्या का एक पार्ट है, वो इंटायर पाठचर्या नहीं है, एक पार्ट है। इससे बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। दूसरा बेस्ट लग रहा है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या है कि विद्यालय में बच्चा सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि शिक्षा से संबंधित चीजें बच्चों को सिखाना नहीं, उनके इंटायर लाइफ का पार्ट का, सीखने का, जीने का सारा ढंग विद्यालय में वो सीखता है, समाज में भी सीखता है, विद्यालय में सीखता है। तो उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन पहला क्वेश्चन का तो दूसरा ही लग रहा है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। हाँ, यही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दूसरा है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चौथा है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। देखिए, खेल पद्धति मूल रूप से क्या है, बच्चों के अंदर में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। उसके अंदर में बच्चों के लिए हम लोग उसके विकास में काउंट करते हैं। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होगा बेस्ट। इसका तीसरा है, दूसरा का ऑप्शन तीसरा सही है। देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत उसका हाफ पार्ट होगा, पूरा नहीं होगा। शिक्षण पद्धति कुछ और है, शिक्षण के समाज शास्त्र नहीं, खेल समाज शास्त्री में खेल का नहीं है हमारा कुछ।
हाँ, लेकिन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होगा, तो दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, किससे संबंधित है? नीचे में ऑप्शन दे रखा है बहुत सा, अर्थात वो नियम जानना चाह रहा है कि किस नियम पर आधारित है, उस नियम के अकॉर्डिंग टू जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए, पीछे जो बच्चा सीखता है किसी भी चीज को, आज हम किसी बच्चे को कुछ बता दिए, वो सीख लिया, अधिगम हुआ उसका, उस अधिगम के आधार पर, उस सीखने के आधार पर वो बच्चा उस अनुभव को संयोजित करके रख लेता है, फिर समान प्रकार का परिस्थिति कभी उत्पन्न हो उसके सामने तो उसका वो यूज करता है। यह प्रभाव का नियम कहलाता है। किसका नियम है? प्रभाव का नियम। और दिया था इसको थॉर्नडाइक महोदय ने, 3 नियम दिया था, प्राथमिक नियम के अंदर में था। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है सीखने का सदृशता का नियम, नहीं, सदृशता का नियम नहीं है। दूसरा, सीखने के प्रभाव का नियम, प्रभाव है पीछे, जैसे बच्चा को आज हम क्लास में पढ़ाते हैं, घर पर तैयारी करता है, और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि एग्जामिनेशन लेते हैं, तो उसका हम लोग पेपर में एक क्वेश्चन देते हैं, वो लिखकर हमको देता है, तो जब उसके सामने वो क्वेश्चन आता है, एक सिचुएशन क्रिएट होता है, प्रॉब्लम होता है उसको, और वह प्रॉब्लम उसको पीछे ले जाता है, जब वो पढ़ा था, याद किया था, अपने मेमोरी में रखा था, समझा था। अब उस चीज को पीछे जो पढ़ेगा उसके अनुसार आज के एग्जाम में आंसर देता है, जवाब देता है वो, तो वो प्रभाव है, जो पीछे पढ़ा उसका प्रभाव है। प्रभाव का नियम क्या करता है? पीछे अतीत में सीखे हुए चीज का आज की परिस्थिति में उसका प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन है इसका, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, नहीं, सीखने का तत्परता नियम नहीं। देखिए, सदृशता का नियम, जो आदमी के सदृश, दृश्य मतलब देखना होता है, सब मतलब दिखता है, प्रभाव नहीं है उसमें। तत्परता का मतलब कुछ चीज आया, हाँ भाई ये सीखना है, उसके अंदर में एक्साइटेड हो गया कि किसी कारण में मोटिवेट हुआ, तत्परता उसके अंदर में आया, वो सीखना चालू कर दिया। लेकिन पीछे की चीज का यूज होता है तो ये प्रभाव का नियम होगा, और ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? चौथा है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसथेमिया, इस टाइप का कुछ है जो आपको क्वेश्चन पढ़ाया सीटेट में पूछता है, आता है रोटेट करके। ज्यादातर तो डिसलेक्सिया ही पूछता है, इसको 2 तरीके से पूछता है, या तो पहले बोल दिया डिस, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया क्या है। नीचे ऑप्शन दे रहा है, हम लोग देखें पहले इसको। मानसिक विकार, दूसरा गणितीय विकार, तीसरा पठन विकार, चौथा व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार है, और ये पठन संबंधी विकार, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन 3 है, पठन विकार। इसके अलावा और भी हम कुछ इससे चर्चा करना चाह रहे थे कि ऐसे भी पूछ सकता है कि पढ़ने में विद्यार्थी को जो समस्या होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिसथेमिया, या इस प्रकार का कुछ रहेगा। तो 2 तरीके से, या तो ऊपर डिसलेक्सिया दे दे तो नीचे पठन संबंधी, जैसा कि यहाँ है, या ऊपर कभी कभी लिख देता है पठन संबंधी समस्या है और नीचे में ऑप्शन रहता है, तो डिसलेक्सिया में मारिएगा, ठीक है, यहाँ डिसलेक्सिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर। अगर गणितीय प्रॉब्लम है, उसको जो में प्रॉब्लम आ रहा है, गणित के काउंटिंग संबंधी प्रॉब्लम है, तब वो होता है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलेशन से बना, कैलकुलेशन मतलब होता है कैलकुलेट करना, 2 + 3 = 5, 4, 8 मैथमेटिकल टर्म होता है। तो जो गणितीय रहा था कैल पर ध्यान दीजिएगा, कैल है ना, डिसकैल्कुलिया। और अगर उसे लिखने संबंधी विकार रहेगा, जैसे कुछ बच्चा क्या करता है, डी और बी में डिफरेंस नहीं होता है, डी को बी लिख देता है, बी को डी। कुछ बच्चा 7 ऐसे होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब वो लिखेगा तो ऐसे लिखेगा। तो इस प्रकार का जो है ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेटर क्या है? एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, डिजिट्स है, तो इसको डिसग्राफिया कहेंगे हम लोग, जो लिखने संबंधी हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5 नंबर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
विशेष आवश्यकता कई प्रकार से विशेष हो सकता है वो बच्चा। देखिए पहले अपने यहाँ अभी भी विशेष आवश्यकता, जैसे अगर कोई बच्चा विशेष आवश्यकता कोई बच्चा अगर नीड है, उसको श्रम बाधित है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था होता है स्कूल का। कोई दृश्य बाधित है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, कुछ को सुनने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे को समझने में प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार का अलग प्रकार का वो विशेष बच्चा हो, तो उन बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्था तो शुरुआत दौर में था। लेकिन जब से समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट आया, तो समावेशी शिक्षा यह कहता है कि सारे बच्चे को एक साथ आप एक क्लास में बैठाएं विद्यार्थी को। हाँ, ध्यान जरूर ये रखें कि सबको अलग अलग शिक्षण विधि से समझाए। शिक्षण विधि अलग अलग होना चाहिए, शिक्षण विधि कभी भी समान नहीं होता है। तो जनरली अब जो कंसेप्ट है, ऐसा ऑप्शन आएगा, बार बार पूछता है, इन क्वेश्चन पर आधारित कई तरह से चेंज कर करके आप जरूर ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा, सबको साथ में शिक्षा देना है, बेस्ट ऑप्शन यही होता है। हालांकि इसका ऑप्शन सब अच्छा ऑप्शन सब तो दिया है, लेकिन पहला ऑप्शन है अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा दिया जाए। दूसरा है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तीसरा है विशेष विद्यालय में। चौथा है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। नहीं, अब हर शिक्षक को थोड़ा बहुत ये ट्रेनिंग रहता है, वो जानते रहते हैं कि हर बच्चा को, किस बच्चा को कैसे पढ़ाना है। 24 शिक्षण विधि है पढ़ाने की, उनमें से वो फॉलो करते हैं। और भी अपना अपना सृजनात्मकता, रचनात्मकता के आधार पर लोग डिसीजन लेते हैं। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार पूछता है, ऊपर में समावेशी, नीचे ऑप्शन रहेगा आजकल जो सारे बच्चों को एक साथ किस पद्धति में शिक्षा दिया जाता है, तो नीचे में टिक कीजिएगा समावेशी में। तो इसका सही जवाब होगा अन्य समान बच्चों के साथ, मतलब सारे बच्चों के साथ शिक्षा देना। हाँ, पढ़ाने की विधि, प्रोसेस सबका अलग अलग हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अलग अलग तरीके से बच्चा समझता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण जो है सो। चलिए ऑप्शन नंबर 1 5 का लगा लीजिए आप लोग। छठा है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत रहना। सीटेट में ये भी एक टेक्निक है कि आपको क्वेश्चन नकारात्मक रहेगा, न बला रहेगा। कभी कभी जल्दबाजी में लोग ध्यान नहीं देते, अच्छा ऑप्शन लगा उसको मार दिए हम। कई बार मैंने भी ऐसा किया, कई लोग करते हैं, बराबर होते हैं। आप सीटेट में इस टेक्निक को जरूर समझेंगे। केवल वाला, सिर्फ वाला, ये सब ऑप्शन कभी नहीं होता है। सचेत रहना मतलब न किया जाना चाहिए क्लास के अंदर में। देखते हैं क्या है ऑप्शन। पहला है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तीसरा शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा है फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। सबसे वर्स्ट जो कंडीशन है इसमें, जो घटिया सा लाइन है, वो है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देने। देखिए, जब कभी भी बच्चे को अगर हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, हाँ तुम तो बहुत अच्छा तेज, बहुत तेज हो, तुम औसत हो, तुम मंद हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, कभी बेकार समय बर्बाद कर रहे हो, किसी को कह दीजिए नहीं तुम तो बहुत तेज हो, बहुत वाह बहुत अच्छा। बार बार जब कीजिएगा तो उन बच्चों में एक अजीब सा एटीट्यूड आ जाता है और एक निगेटिव आ जाता है उसके अंदर में। ऐसा नहीं कि आप बच्चे का मूल्यांकन करें, आकलन करें और उसको कैटेगराइज कर दे, तुम औसत हो, तुम हो। ये चीज अपने लिए होता है। शिक्षक को समझना होता है कि बच्चा क्या सीखा, किस रूप में सीखा, क्या जानना है, कैसे उसको समझाना है। अब अगर बच्चे को औसत बोल दे तो बच्चों के अंदर में हीन भावना, तुम मंद बुद्धि का बच्चा है, उसके अंदर हीन भावना आ सकता है और जो भी सीखने का होगा वो भी वो नहीं सीख पाएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर तेज बच्चा को और तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो करके कहिएगा, तो उसके अंदर में पिछले 10 साल से मैं क्लास ले रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि कई बार बच्चों का ज्यादा तारीफ होने से नुकसान हो जाता है। क्लास 10 में बहुत अच्छा किया, इंटर में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। क्लास 10 में उसको फर्स्ट डिवीजन 80% 85% आ गया और उसके बाद उसके अंदर में एक अजीब सा एटीट्यूड आ जाता है। उसे लगता है कि सारा दुनिया उसके लिए बड़ा छोटा पड़ गया और इसके कारण उसका नुकसान होता है। कई बार देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बाद में गड़बड़ा जाता है, तो नहीं करना चाहिए। मुझे सबसे घटिया और खराब ऑप्शन लगता है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। गलत है, यही ऑप्शन होगा छठा। सातवां है डॉट डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फिर ये दोनों ना करिए, छठा भी ना से संबंधित है।
प्रतिभाशाली ना होना, पहले हम लोग देखते हैं प्रतिभाशाली होने के लिए क्या होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे सृजनात्मकता उसके अंदर में होता है, रचनात्मकता होता है उनके अंदर में, नवीन ज्ञान अर्जित करने का लालसा होता है उसके अंदर में, जिज्ञासा होता है उसके अंदर में। इन सब बात का ध्यान रखेंगे और टॉपिक देखा जा सकता है, बुक में देख लेंगे आप लोग या नेट पे। हाँ, पहला है सृजनात्मकता विचार, न वाला लगाना है, ध्यान रखें, सृजनात्मकता विचार उसमें होता है, इसलिए नहीं होगा। दूसरा, दूसरों के साथ झगड़ना नहीं। चलिए देखते हैं। तीसरा, अभिव्यक्ति में नवीनता। चौथा है जिज्ञासा। देखिए, दूसरों के साथ झगड़ना, प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है क्लास से, बच्चों का, इंटरमीडिएट के क्लास के बच्चों का, आगे भी या नीचे क्लास के बच्चों का, कि बच्चे वही झगड़ालू होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे झगड़ालू नहीं होते। उनको जब उनके मित्र डिस्टर्ब करते हैं तो वो कभी भी शिक्षक से अपनी शिकायत नहीं करते, उसको मैनेज करते हैं, खुद सह लेते हैं, मुस्कुरा के छोड़ देते हैं या फिर अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे झगड़ते नहीं, वो टेंशन में नहीं पड़ते, प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं। तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ये तो डायरेक्ट था, समझने की चीज है। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली बच्चों का संकेत नहीं है, इसीलिए 7 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन बेस्ट है। चलिए 8 में है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय ... को जाता है। हाँ, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय, नीचे में साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट लोगों का नाम है, मनोवैज्ञानिक का नाम है, उसमें टिक लगाना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पियाजे, जीन पियाजे। दूसरा है पैवलोव, तीसरा है कोलबर्ग, चौथा है स्किनर। देखिए पियाजे होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन है पियाजे। देखिए, पियाजे ने अवस्था को, बालक अवस्था को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग था शैशवावस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इंग्लिश में है ये, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को। पूर्व संक्रिया अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था इसको लिखता है 2 to 6 वर्ष के लिए। मूर्त अवस्था 7 से 12 वर्ष के लिए, इसमें कुछ लोग 2 से 7 साल के लिखते हैं। और अमूर्त अवस्था है 12 से ऊपर के बच्चों के लिए, जो है किशोर अवस्था में अमूर्त अवस्था है। देखिए, मूर्त मतलब होता है दिखा, इसका सेंस है दिखने जैसा, मूर्ति कैसे हम लोग देखते हैं। मूर्त अवस्था में बच्चा जो चीज उसके सामने में है उसको दिखा दीजिए, जैसे ये उसको दिखा दीजिए क्या है तो वो जवाब देगा पेन है, देख रहा है। इसका प्रॉपर्टीज पूछिए, बोलेगा लिखा जाता है, क्या किया जाता है, लिखा जाता है। कैसा है, लिखकर देखेगा, ब्लैक है, उसके सामने में। ये मूर्त अवस्था का दिमाग लगाता है, वो समझ डेवलप होता है उसका। अमूर्त में अब ये सामने में नहीं है, तब वो जवाब देगा। जैसे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन मूर्त अवस्था का बच्चा नहीं बना पाता है, अमूर्त का बना पाता है। जैसे अगर माना रोहन सोहन से 4 साल बड़ा है और सोहन अपने बहन रीता से 2 साल छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। इस टाइप का जो चिंतन, इस प्रकार के समस्या को सिर्फ अमूर्त अवस्था के बच्चे ही हल कर पाएंगे, मूर्त में नहीं कर पाते। हाँ, मूर्त कभी कभी सीटेट में देखा गया, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, तो तार्किक चिंतन बच्चों में प्रारंभ मूर्त अवस्था में हो जाता है, इसका लास्ट होते होते। लेकिन क्वेश्चन फिर यहीं पे दूसरा रहता है कि अमूर्त वस्तुओं या समस्याओं के प्रति तार्किक समझ, लॉजिक डेवलप जो होता है वो अमूर्त अवस्था में होता है। दोनों में थोड़ा इसमें प्रारंभ होता है तार्किक चिंतन, समस्या समझ। इसमें अमूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन को समस्या हल करने में बच्चा सक्षम होने लगता है। तो इसका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज छिपा हुआ है। ऑप्शन पहला होगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। अच्छा, ऑप्शन का डिटेल करते हैं। पियाजे के बाद है पैवलोव, तो पैवलोव का हम लोग देखे थे, कुत्ता वाला अनुप्रयोग पैवलोव ने किया था। उसके लार ग्रंथि से एक पाइप लगा के एक बोतल में, जार में जो है सो उसका लार परीक्षण करता था, घंटी बजाता था, घंटी बजाने के बाद कुत्ता को भोजन देता था। बार बार घंटी बजाने के बाद कुत्ता, जब घंटी बजता था तो कुत्ता सुनता था तो उसे लार टपकने लगा धीरे धीरे, उसको लगता था कि भोजन अब उसे मिलने वाला है। उसके बाद फिर जब उसे आदत हो गया, जब ये स्टिमुलेशन जो उद्दीपन है वो उसके पर स्वभाव में आ गया, स्वाभाविक उद्दीपन बन गया, तो एक बार उसके बाद घंटी बजा करके और पैवलोव शाह ने छोड़ दिया, उसको भोजन नहीं दिया, तो भी देखा कि लार उसे टपक के जाल में जमा हुआ। ये कुत्ता पर प्रयोग किए थे।
इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिया आपका? तीसरा है कोलबर्ग। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत सबसे फेमस हुआ। पूछता है नैतिक सिद्धांत किसने दिया? तो कोलबर्ग ने दिया। इसका डिटेल देख लेंगे आप। स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर अनुप्रयोग किया था, अपना प्रयोग किया था। जब लीवर पर पैर चूहे का पड़ता था तो चना उसको पुनर्बलन के रूप में मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में देखते हैं। कीर्तिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। तो बहुत गड़बड़ बात है भाई। अच्छा आगे, यह दर्शाता है कि पहला, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, कतई नहीं। दूसरा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा, कीर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है तब तो वो घर में है। चौथा है, उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हाँ, उसके विचार को विद्यालय में किसी भी बच्चों के अंदर में यह देखा गया, पाया गया। हम लोग भी प्रैक्टिकल देखें, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप भी देखेंगे कि बच्चों के विचार को जब आप मान्यता नहीं देंगे तो बच्चा ऐसा नहीं कि बहुत पावरफुल है, वो आपसे झगड़े अपनी बात को थोप दे। नहीं, वो धीरे धीरे कमजोर है क्योंकि बच्चा आपके सामने, तो वो अपनी बात को दबा लेता है, वो बोलना बंद कर देता है, बस सिर्फ सुनता है। निष्क्रियता उसके अंदर में आ जाता है। तो बच्चों के विचार को हमेशा तरजीह देना चाहिए, मान्यता देना चाहिए। और विद्यालय में जब बच्चे आते हैं तो उनके माइंड का बच्चा उनको मिलता है, आसपास में सेम कैटेगरी के बच्चे के साथ बैठता है, तो वो जब उसके विचार को कोई दूसरा एक्सेप्ट करने वाला आता है तो अंदर की भावना बाहर निकल कर आता है। घर में हो सकता है, बड़ा दुख की बात है, घर में उसके बात को नहीं मानता दे जाता है। अगर कोई आपके बच्चे हो तो आप जरूर ध्यान दें कि बच्चों के भी बात को समझें। बच्चा को बोलना भी चाहिए, अगर एकदम नहीं बोलता है तो कई प्रकार का विकार भी उत्पन्न हो सकता है उसमें। बच्चों के विचार को मान्यता देना चाहिए। जैसे एक बच्चा को क्वेश्चन दिया और वो बना करके ले, वो गड़बड़ निकल गया, कुछ अंश सही और कुछ अंश गड़बड़ है, तो ऐसा नहीं उसको काट दे, एकदम काट के हटा दे, ले तुम तो एकदम गड़बड़ है, नहीं चलेगा। नहीं, छोटे बच्चे को हम, अच्छा पेपर 1 का जब भी जवाब देना है, क्वेश्चन आंसर करना है, तो ध्यान रखना है कि हम उन बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्टेड है जो कुछ भी नहीं जानता है। वो आपको 2 से 6 से 7 से 12 के बीच का बच्चा होता है। विद्यालय में 6 वर्ग का होता है, तो पहले क्लास में एंट्री है उसका। वहां के बच्चों को हम लोग को पढ़ाना होता है। तो उसके बाद हाँ बेटा तू चलो ठीक है, मतलब जितना दिया है उतना ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अगर आप इसमें ये बात कर लेते तो अच्छा होता, तो बच्चा को ये ज्यादा समझ में आएगा, ये बात उसे हमेशा के लिए याद रहेगा और वो मोटिवेट भी होगा। तो चौथा ऑप्शन बेस्ट है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि बच्चों को, विद्यार्थी को, जिसको आप पढ़ाएं उसको मान्यता दें, उसके विचार को एकदम से नेग्लेक्ट ना कर दें और अपने विचार उस पर थोप न दें। थोपना भी ये साइकोलॉजी नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है। शिक्षण आजकल हम लोग का चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित विद्या है। इस चीज में बच्चों का ही ध्यान देना। बच्चा जो चाहता है, जो सुनना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जिस विधि से पढ़ना चाहता है, जब पढ़ना चाहता है, हम लोगों को उसके अनुसार चलना है। चलिए क्लास क्वेश्चन 10th है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? अच्छा, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन नहीं, मीडिया मनोविज्ञान नहीं, मीडिया मनोविज्ञान का तो सवाल नहीं होता, हम लोग उस चीज की मास कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान, अभी हम बताएं चाइल्ड सेंट्रलाइज है एजुकेशन, जो है जो साइकोलॉजी है वो शिक्षा मनोविज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान बेस्ट ऑप्शन है। चौथा 11 नंबर है, निम्नलिखित सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मतलब जीवित रहने के लिए कभी कभी कहा जाता है कि जिस प्रकार हवा जरूरत है उसी प्रकार जीवन में कुछ करने के लिए मोटिवेशन जरूरी, अभिप्रेरणा। और इससे आधारित क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप अभिप्रेरणा से संबंधित टॉपिक बुक में पढ़ लेंगे, नेट वगैरह पर देख लेंगे। अभी तो क्वेश्चन डिटेल कर रहे हैं इसलिए ज्यादा संभव नहीं इसके बारे में। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, पहला शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती, नहीं अलग नहीं करती है, जोड़ती है। तीसरा शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है। अच्छा,
चौथा है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। प्रेरणा का डायरेक्ट रिलेशन है रुचि से। जब भी रुचि जैसा या फिर आवश्यकता जैसा चीज रहे तो आप अभिप्रेरणा में एक बात ध्यान में रखेंगे कि संभावना है कि ऑप्शन वही सही होगा। अभिप्रेरणा रुचि से संबंधित है, तो ये चौथा इसका बेस्ट। शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। जो बच्चा मोटिवेट होता है उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, अपना व्यवहार भी वो अपने लक्ष्य की तरह करने लगता है, व्यवहार में उसका परिवर्तन आता है अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब कि बच्चों को हम लोग पुरस्कार अलग से देते हैं, टॉफी देते हैं, बुक देते हैं, पेन देते हैं, ये सब होता है। अंदर से भी अभिप्रेरणा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा उसको कहते हैं। 12 में सीखना समृद्ध हो सकता है यदि पहला वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये बेस्ट बहुत ही अच्छी बात है कि विद्यार्थी को आप कुछ बात समझा के सब किताबी एग्जाम्पल देते चले जाते, बाहर में गया उसको कुछ वैसा नहीं मिला, नहीं, वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बच्चा को जब कुछ पढ़ाना है तो कोशिश करें कि बाहर से उसको कनेक्ट कर दें। बाहरी जब वो हमारे क्लास से बाहर जाए तो वो उन चीजों को देखे, समझे, उन चीजों के बारे में वो सुने, तो इसका प्रभाव बच्चों में ज्यादा होता है किसी चीज का। जैसे अब बच्चों को हम लोग को पढ़ाना, छोटा बच्चे की बात पढ़ाना है, उसको कलर के बारे में अगर कहें कि हरा कलर, लाल कलर, पीला कलर में डिफरेंस कैसा है, तो ऐसा तो इसको कहते हैं कि लाल कलर ऐसा होता है, पीला ऐसा होता है, दिखा भी सकते हैं, ऑप्शन है। लेकिन उसको अगर डायरेक्ट कनेक्ट करें हम लोग, अपने वातावरण समाज से करें, सोसाइटी से करें, बाहरी दुनिया से करें, तो उसे हम एग्जाम्पल के लिए हम रेड फूल उसको दिखा दे, ला कहते हैं बाबू ये फूल आप देखो कैंपस में अपने विद्यालय के ये फूल लगा हुआ है, कैसा है, रेड है। पत्ती उसको दिखाए, ग्रीन है, हरा है। और भी चीज है, व्हाइट फूल है, येलो फूल है, उसको दिखा सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। बाहर में जाए तो वो देखेगा, अपने घर के आसपास की चीज को भी देखेगा, ग्रीन देखेगा, हरा पेड़ देखेगा, कहेगा ये हरा है, पीला देखेगा, अंदर करेगा। तो बाहरी दुनिया से जोड़ना, 1 to 5 को ध्यान में रख के बात करना है, ज्यादा बेस्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन पहला लगता है, देखते हैं कहीं से अच्छा ऑप्शन आगे। दूसरा, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, पहला इससे बेस्ट है। तीसरा, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। 1 to 5 का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं करना कि स्पष्टीकरण देते चले उसको, व्याख्यान ऊपर की क्लास में चलता है। चौथा है, कक्षा में आवधिक परीक्षा पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, नहीं, पहला बेस्ट ऑप्शन है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करें और शिक्षक उसे सुगम बनाए, आसान बनाए, उसको इंटर रिलेटेड करके बताए उसको बच्चे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अच्छा, नहीं वाला क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान देना है। कौन क्वेश्चन है, नहीं वाला क्वेश्चन। पहला है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान जहां अधिगम प्राप्त होता है। नहीं, अधिगम कभी भी शैक्षणिक संस्थान में ही नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे एक बच्चा अगर बाइक सीख रहा है चलाना, एक बच्चा बाइक मोटरसाइकिल को बनाना सीख रहा है, कुछ बच्चा तैरना सीख रहा है, कुछ बच्चा खेती करना सीख रहा है, बहुत सारे के काम है, बहुत सारा जगह है, बहुत सारे स्टेज है जहाँ जाके सीखा जा सकता है, अधिगम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि विद्यालय में हम आए उसको बता दें बेटा a+b का होल स्क्वायर इतना होता है, या फिर हम उसको न्यूटन का लॉ बता दें उसको कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ये होता है। तो इतना ही अधिगम का पार्ट नहीं, एंटायर लाइफ अधिगम है। वैसे भी अधिगम सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलती रहती है ये, इसलिए पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, ये सही बात है, न वाला जवाब देना है, ध्यान रखना। तीसरा, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, हाँ ये हाँ वाला सब है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, हाँ ये सब ठीक। पहला ही वर्ष कंडीशन है, खराब है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, नहीं, बहुत सारा जगह है, चलते चलते भी होता है, समाज में होता है, दोस्तों के बीच में होता है, और भी कई तरह के जो हैं अनौपचारिक क्षेत्र हैं वहां भी अधिगम होता है। 14 नंबर, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, दृष्टिबाधित है, ध्यान रखना है, दृष्टि देखना, देखने के सेंस से है, बाधित विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अच्छा,
दूसरा कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सरल सीधी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चौथा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। नहीं, तीसरा ज्यादा विषय है। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सरल सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है। 15 नंबर में प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। दूसरा में यही हो। पढ़ाने की उत्सुकता, तो चलो ठीक है। शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान, ठीक है। अधिक मानक भाषा में पढ़ेगा। टेस्ट सब ऑप्शन तो ठीक है। हम लोग 1 to 5 का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए ध्यान में रखना है कि टीचर के अंदर में धैर्य होना चाहिए। छोटा बच्चा कभी कभी उसे कहते हैं कि ये काम कर लो, चलो 1 to 10 तक लिख कर दिखाएगा, तो क्लास 1 का बच्चा कुछ लाएगा, कुछ नहीं लाएगा। अपने खेल में अपने आप में मगन रहेगा, फिर शिक्षक रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर अपना काम करेगा। तो ऐसा नहीं उसको देख करके उसको कभी कभी आप 2 बार 4 बार 5 बार भी बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर गुस्सा डाल दिया, 2 थोपी डाल दिए तो जीवन भर के लिए उसका शिक्षण और अधिगम खत्म हो जाएगा। बल्कि धैर्य रखना है उसको। अब देखेंगे हम कि क्या करे, क्या इसका बेसिक नहीं देख, क्यों ये नहीं समझ पा रहा है, सुन रहा है, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, जो कहे वो क्यों नहीं कर रहा है। तो धैर्य इसके लिए बेस्ट ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन, सटीक ऑप्शन सेट किया गया है इसमें, धैर्य और दृढ़ता। 16 में वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा नंबर पे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो क्वेश्चन है वो जिन के आदेश से ही है, इसी पर आधारित है। अब कह रहा है कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन प्रारंभ मूर्त अवस्था में ही करने लगता है बच्चा। तो ये ऑप्शन होगा मूर्त अवस्था वाला। कहाँ पे है ऑप्शन? चौथा नंबर ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए बारी बारी से पहले भी चर्चा की है। अच्छा, संवेदी प्रेरक अवस्था इसी सस्य अवस्था को कहते हैं। इसमें बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा वातावरण से हमसे आपसे कम्युनिकेट करता है। वो आंख से देखकर, त्वचा से महसूस करके, या कुछ जरूरत पड़े तो वो चिल्ला करके, आंखों से जब कुछ आवाज हो तो वो अजीब सा डर सा जाता है, तो वो इंद्रियों के द्वारा कम्युनिकेट करता है इसमें। दूसरा पूर्व संक्रिया स्थान क्या होता है, इसमें वस्तुओं को पहचानना सीख जाता है। जैसे वो खिलौना वगैरह है, वो सब चीज है, सबको पहचान, ये कौन सा खिलौना वो जानने लगता है। आप किसी एक खिलौना को निकाल के जाके छिपा के रख दीजिए बेड के नीचे, उसको कहिए ढूंढने के लिए, गाड़ी खिलौना का ढूंढ के ला, तो वो जाकर के ढूंढ करके ला देगा, उसको फोटो बन गया। बहुत सारा घर में सामान रखा हुआ है, प्लेट है, बर्तन है, ग्लास है, चम्मच है, आप उन्हें कहें कि ग्लास लेकर के आए, धीरे धीरे वो पहचान लेगा ग्लास का जो है सो वो, तो ग्लास लेकर के वो आएगा। तो उसके अंदर में पूर्व संक्रियात्मक में 4-5 वर्ष में जाते जाते ये सब थोड़ा समझ में आ जाता है धीरे धीरे, इसमें वही बातें को समझता रहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसको अहम केंद्रित भी कहते हैं। बच्चा स्वयं से बात करता है, ये पूछता है इस पर आधारित कि बच्चा स्वयं से बात करता है इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या इसको हम लोग पूर्व बाल्य अवस्था भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है। ये पूर्व बाल्य अवस्था का पार्ट है और ये उत्तर बाल्य अवस्था का पार्ट है। तीसरा में है मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था, मूर्त मतलब होता है देखना, तो बता ही चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, जो वस्तु सामने में उस पर चिंतन प्रारंभ होता है। अमूर्त जो वस्तु ना हो, सामने ना दिख रहा हो, उन सब के बारे में उसको ज्ञान आता है। चलिए इसका चौथा हुआ 16। 17 में एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। लोकतंत्र होता भी ऐसा ही है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में
निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अच्छा, पहला देखें, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नहीं, शिकायत जैसा चीज कभी भी छोटे बच्चे को पढ़ाने में नहीं हो, कभी वो ऑप्शन लिस्ट नहीं होता। दूसरा, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। बदलने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। उन दो से तो बेस्ट ऑप्शन है ये। चौथा देखते हैं, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को नहीं निकाल लेना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, नेवर। आप निकाल कर कहाँ भेजेंगे? जहां भेजेंगे ऐसा ही होगा, उसको कभी नहीं निकालने वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होता। तो बेस्ट ऑप्शन इसका है तीसरा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। ओके। 18 नंबर में, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टल्ट सिद्धांतवादी, पहला। दूसरा, पावलोव। तीसरा, जीन पियाजे। चौथा है वाइगोत्स्की। देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत कोहलर, वर्दियर, कोप्पा को श्रेय जाता है। और ये लोग, इन लोग का जो गेस्टल्टवादी थे, ये लोग गेस्टल्टवादी का अगर कभी भी नाम आए तो आप लोग जरूर वर्दियर को, कोफ्का को, कोहलर को, इन सबको समझेंगे। इन लोगों ने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ये हम लोग जानते हैं। बाकी देखते होंगे हम लोग। हाँ, गेस्टल्टवादी सिद्धांतवादी, दूसरा यही होगा ऑप्शन फर्स्ट। गेस्टल्ट सिद्धांतवादी लोग ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। दूसरा पावलोव है। पावलोव का आता है आपको शास्त्रीय अनुबंधन वाला। जीन पियाजे का तो दिख रहा है। वाइगोत्स्की का भाषा और समाज पर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा रहता है। जेडपीडी का कंसेप्ट जो है, जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट, समीपस्थ का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। देखेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा तो ये क्या होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है पहला ही, गेस्टल्टवादी। 19 नंबर में क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? ये जानना चाह रहा है। देखिए, फिर इसी से क्वेश्चन है, कोहलर वर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। जीन पियाजे द्वारा। बेस्ट ऑप्शन है पियाजे द्वारा। बौद्धिक विकास के अनुरूप लिखे या समझ के अनुरूप लिखे, किसने अवस्थाओं में बांटा था? कितने? तो 4। किसने? जीन पियाजे में। कौन कौन? तो ये क्या, उसमें कभी पूछ देता है सर्चावस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो याद रखना होगा, सर्चावस्था। पूछ देगा कि अच्छा, इसको औपचारिक अवस्था भी लिखता है कुछ बुक। 20 में, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब बड़ों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं किशोरावस्था ही होता है। छोटा बच्चा तो बच्चा होता है, बाल अवस्था में नहीं होगा। ये उत्तर बालावस्था, पूर्व बालावस्था, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है, यहाँ देखते हैं। हाँ, किशोरावस्था। दूसरा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, पूर्व बालावस्था, बालावस्था। नहीं, किशोरावस्था में बच्चे बड़ों की तरह और बच्चों की तरह दोनों व्यवहार का उसमें मिश्रण होता है। वो अपने समस्त वयस्कों के साथ जैसा व्यवहार करने, उनसे घुल मिलने, उनसे बातें करने लगते हैं, उनसे कुछ शेयर करने लगते हैं, खुलकर उनके साथ बैठने लगते हैं। तो ये किशोरावस्था है। पहला ऑप्शन। 21वें, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट भूमिका निभाना चाहिए। पहला नकारात्मक, दूसरा अग्रोन्मुखी, तीसरा सहानुभूतिपूर्ण, चौथा तटस्थ। नकारात्मक कभी नहीं, अग्रोन्मुखी ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। आगे देखिए, सहानुभूतिपूर्ण ये भी ठीक है, लेकिन बच्चों के सीखने की बात आए तो सहानुभूतिपूर्ण मतलब उतना बेस्ट नहीं। बच्चा हमेशा चाहता है कि न पढ़े, अब उसको सहानुभूति दिखा के ना बेटा मत पढ़ जाओ, ठीक है। तो तटस्थ, चलो बेस्ट इसमें लग रहा है मुझे अग्रोन्मुखी है दूसरा नंबर। 22 में है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो होगा निरंतरता का सिद्धांत, ये बेस्ट है।
तीसरा है निरंतर प्रक्रिया चलते रहता है, इसलिए निरंतर का सिद्धांत है, विकास हमेशा होता रहता है। डैश में वह कौन स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान। अच्छा, परिभाषित तो सब जगह होता है, लेकिन बेहतर ढंग से खेल का मैदान। हाँ ठीक है। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, ये ज्यादा, जब भी वातावरण पर्यावरण से संबंधित अगर ऑप्शन में एक रहे तो चांसेस रहता है। सभागार, घर, सीखने का संग तो सब जगह है, लेकिन विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास बेहतर ढंग से कक्षा में, इसलिए कहा जाता है कक्षा का वातावरण डेमोक्रेटिक होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन दूसरा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 24 में निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, न है, न वाला को संज्ञान है। वह जो निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखते हैं, यही होगा। दूसरा है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। बाकी तीन नीचे का 2, 3, 4 बुद्धिमान बच्चों का लक्षण है। पहला वाला उसका लक्षण ऐसा नहीं कि वो रट गया, किसी को कुछ दे दीजिए वो रट ले तो समझिए कि वो बुद्धिमान है, नहीं, नेवर, कभी नहीं। 25 में है डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। पहला, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अभिप्रेरित शिक्षण का। दूसरा, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तीसरा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। चौथा, कक्षा में एकदम खामोशी। देखिए, अभिप्रेरित बच्चा, अगर बच्चा अभिप्रेरित नहीं है तो कभी कभी वो आंसर, कुछ प्रश्न आप उससे कीजिए, वो जानते हुए यदि जवाब उसका नहीं दे पाता है, हिचकिचाहट आता है। कभी कभी बच्चा चाहता है, उसके अंदर में जब हम लोग क्लास लेते रहते तो प्रश्न उसके मन में उठता है, लेकिन वो नहीं पूछ पाता है। लेकिन जो अभिप्रेरित बच्चा होगा, जो मोटिवेटेड बच्चा होगा, उसका एक लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य को, लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो प्रश्न पूछना उसके लिए बहुत छोटा सा काम होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना तीसरा ही है। 26 में निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। अच्छा, दूसरा, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है। तीसरा, शरीर, न वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका कोई लेना देना नहीं है समाज मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से। संगति की आवश्यकता, संदिग्ध संगति की आवश्यकता, ये है, ठीक है। तीसरा ही होगा, न वाला था, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। 27 मन का मानचित्रण संबंधित है। हाँ, बढ़िया। बोध, समझ बढ़ाने की तकनीक से नहीं, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से नहीं, केवल मन का चित्र बनाने का, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। हाँ, बेस्ट है। मन का मानचित्रण है, मन की क्रियाशील का अनुसंधान से, यह चौथा सही होगा। 28 में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने का तरीका, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने के संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। दूसरा, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, नहीं भर, कभी नहीं, इससे और दूसरी भावना थी बच्चों। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना नहीं, बेस्ट है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण, अलग अलग शिक्षण विधि ही सबसे बेस्ट है। बहुत बड़ा चीज है, आपको पता होना चाहिए ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो कैसे पढ़ेगा। सब बच्चे का समझने का तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, तो उस चीज को हम लोग को समझना होता है। बेस्ट है पहला। 29 प्याजे के अनुसार, फिर इससे आधारित, देखिए इस तरह में सहयोग है कि बहुत क्वेश्चन पूछा है, ऐसे तो इतना नहीं रहता है, 2 रहता है, 1 रहता है, लेकिन इसमें तो अच्छा खासा। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संक्रिया के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? यही है, देख रहे हैं, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट दिया है। पहला में दे रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष,
दूसरा में दे रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होगा तो यही तीसरा। संवेदी प्रेरक अवस्था यानी ये। चौथा में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक मतलब ये था। हाँ, क्या क्वेश्चन था? प्याजे को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को, अमूर्त बातों को, अमूर्त समस्याओं को, अमूर्त प्रश्न को, जो चीज सामने में उसकी नहीं है उस चीज को के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, वो अमूर्तता है। अमूर्त प्रकार का कंसेप्ट है तो अमूर्त अवस्था है। 12 से या 11 से ऊपर ऑप्शन रहता है। इसमें दूसरा प्रश्न नाम इसका दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं या औपचारिक अवस्था बोलते हैं। चलिए 30 नंबर अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का पोषण करना ये कई चीजों पर डिपेंड करता है उसके। देखते हैं ऑप्शन। पहला, अच्छी शिक्षा के व्यवहार मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। किसी भी प्रकार का अवसर उपलब्ध कराने वाला एक ऑप्शन दिमाग में जरूर रखिए। बाकी चीज पढ़िए देखिए, लेकिन अगर सहायता पहुंचाने वाला हो, अवसर उपलब्ध कराने वाला हो, समावेशी शिक्षा टाइप का हो तो जरूर रखना है, इसको रखना है। पहला से बेहतर तो है। दूसरा, तीसरा देखो, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी का कोचिंग कराने पर कभी नहीं। दूसरा बेस्ट है, सृजनात्मकता का पोषण करता है कौन? प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर। अगर बच्चा प्रश्न करेगा ही नहीं तो फिर उसके अंदर में सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता क्या? हम कुछ बनाए बच्चों के अंदर में एक फिगर बना, अच्छा ये ऐसा है तो कहीं ऐसा होता तो क्या होता। तो ये प्रश्न पूछने का उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ये सृजनात्मकता का पोषण है। ऐसा नहीं कि उसको डांट दिया, डर से प्रश्न ही नहीं कर रहा तो वो सृजनात्मकता का पोषण तो कुपोषण हो जाएगा। पोषण में दूसरा सही है। चलिए ठीक है, बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। अभी चाइल्ड साइकोलॉजी का ही सीरीज चलाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके।